नमस्कार फ्रेंड्स, मी सी अभिषेक जैन। फेसलेस असेसमेंट। जब फेसलेस की बात आती है कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं आता। तो फेसलेस असेसमेंट कैसे? इन 2019 जब फेसलेस असेसमेंट आया तो काफी ये बात हुई कि इट विल बी अगेन अ चैलेंज फॉर डिपार्टमेंट एज वेल एज फॉर असेसी कि इस पर्टिकुलर चेन में कोऑर्डिनेशन कर पाए। पर 2020 फिनेंस एक्ट काफ़ी कुछ लेके आया और 13 अगस्त 2020 एक तरीके से पूरा सिस्टम बात की गई फेसलेस करने की, और असेसमेंट तो फेसलेस हो ही चुका है। नाउ विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे 25 सितंबर अपील भी फेसलेस हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं फेसलेस असेसमेंट की। तो हम इसको समझेंगे ग्राफिकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो, मूवमेंट कैसे होना है, बड़े इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ में। बी विथ मी, समझेंगे कि किस तरीके से फेसलेस असेसमेंट मूव होगा बड़े इजी ढंग से। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट की बात करें और फेस हो तो इट नॉट जस्टिफाई द थिंग, बट फॉर ग्रास्पिंग द थिंग वी शुड हैव फेस विद अस, राइट? तो हम समझते हैं इसी फेसलेस असेसमेंट को कि जब फेस ना हो तो चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है, और यहां तो फेसलेस असेसमेंट की बात हो रही है। तो क्या ये फेसलेस असेसमेंट जो थीम है ऑनरिंग द ऑनेस्ट उसको जस्टिफाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? लेट्स सी। वी विल ट्राई टू ग्रास्प द एंटायर थिंग इन 6 स्लाइड्स ओनली। इन 6 स्लाइड्स में हम पूरा फ्लो समझ लेंगे कि किस तरीके से फेसलेस असेसमेंट है विद अ पिक्टोरियल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नाउ हम मूव करते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ से, समझते हैं ट्रांजिशन प्लान के बारे में। सबसे पहले जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, हम सब वी ऑल नो मैनुअल असेसमेंट, एंड मैनुअल असेसमेंट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। हम बात करते हैं मैनुअल असेसमेंट की। जब सेलिब्रिटीज, माफियाज, गुंडाज का जब असेसमेंट होता है तो असेसिंग ऑफिसर को भी एडिशन करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई एडिशन करूं कि नहीं करूं, क्योंकि यहां उसने 4 एडिशन किए और 4 बंदे बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि भैया आप असेसमेंट कर दिया है साहब ने, आप बाहर आइए। अब अच्छा 5वां एडिशन भी करना, कोई बात नहीं, 5वां और बंदा बिठा देते हैं। तो इट्स अगेन हैविंग इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो मैनुअल असेसमेंट के बाद में हम शिफ्ट हुए ई असेसमेंट की तरफ, और जिसे हम बोलते थे ईमेल असेसमेंट। फेसलेस की बात नहीं कर रहा, ईमेल असेसमेंट। हम सब समझते हैं लास्ट ईयर जब हम ई मेल असेसमेंट पे थे तो वहां एक टेप आता था, ई असेसमेंट में ही बोला गया पायलट प्रोजेक्ट वेदर यू वांट टू ऑप्ट ई असेसमेंट। अगर हम इसको यस करते थे और उसमें सबमिट करते थे डॉक्यूमेंट, तो वो हमारे जुरिस्डिक्शनल यानी उस असेसिंग ऑफिसर के पास जाता था जो हमारा जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है। यानी हम जानते हैं अगर मैं दिल्ली में हूं तो वो मेल भी जो जाती थी वो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास जाती थी, वो ही असेसमेंट करता था। मैं उससे मिल सकता हूं, जा सकता हूं, जानता हूं। तो यहां इस ईमेल असेसमेंट का थोड़ा सा एक नेगेटिव हम कह सकते हैं एस्पेक्ट था। बट अब हम मूव हो चुके हैं पूरा फेसलेस असेसमेंट की तरफ, जिसे पहले ई असेसमेंट के नाम से बोला गया, अब इसका नाम चेंज करके एफ यानी फेसलेस असेसमेंट कर दिया गया, और ये एप्लीकेबल हो गया है कोई भी जो केस होगा 1 अप्रैल 2020 के बाद में। यानी जितने भी केस हैं, अगर आपके फरवरी में ऑलरेडी हियरिंग हो चुकी है, 8 हियरिंग हो चुकी है, फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, तो भी कुछ नहीं हो सकता, उसका फेसलेस असेसमेंट ही होने वाला है एज ए फ्रेश। तो तैयार रहिए फ्रेंड्स फेसलेस असेसमेंट के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये मूव कैसे होगा, इसको भी हम समझते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ में कि फेसलेस असेसमेंट के लिए जो सबसे पहली कड़ी है, जो सबसे मजबूत कड़ी है, जो एक हम कह सकते हैं एक पेड़ है, दैट इज वी कैन से नेशनल ई असेसमेंट सेंटर NEAC। वो ही सभी यूनिट्स, जो जितनी भी यूनिट्स रहेंगी, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स रहेंगे, उन सब के एक बोलते हैं कोऑर्डिनेशन वन सिंगल पॉइंट रहेगा। इसी के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम फ्लो नहीं समझ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वो फ्लो समझेंगे कि मूवमेंट क्या होगा। यहां हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मेन किरदार होंगे जो इस फेसलेस असेसमेंट को सफल बनाएंगे। तो सेकंड जो किरदार रहेगा वो रहेगा रीजनल ई असेसमेंट यूनिट REAC। उसके अंदर कई यूनिट्स रहेंगी। उन यूनिट्स में सबसे पहले हम यूनिट्स की बात करते हैं असेसमेंट यूनिट की। असेसमेंट यूनिट का टास्क क्या रहेगा? एज वी ऑल नो असेसमेंट यूनिट का टास्क रहेगा असेसमेंट करना बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, और वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एसएससी के पास से नहीं आएगी, वो फ्लो हम नेक्स्ट समझने वाले हैं। वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर भेजने वाला है उसको, वो उन इंफॉर्मेशन पे काम करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, और बेस्ड ऑन दैट वो अपना
जो भी डिसीजन रहेगा वो नेशनल ई असेसमेंट यूनिट को बताएगा। सेकंड है वेरिफिकेशन यूनिट, थर्ड है टेक्निकल यूनिट एंड द फोर्थ है रिव्यू यूनिट। अब इन सब का काम क्या है वो हम समझने वाले हैं। ई असेसमेंट यूनिट का मैंने जैसे आपको बताया सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, उन पे काम करना, स्क्रूटनाइज करना और बेस्ड ऑन दैट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिलीज करना। वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर किसके पास जाएगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास, और वो फिर क्लाइंट एसएससी को भेजने वाला है, राइट। अब असेसमेंट यूनिट को कोई वेरिफिकेशन करवाना है, लैंड का वेरिफिकेशन करवाना है, तो वो क्या खुद जाएगा? नहीं, वो रिक्वेस्ट रेज करेगा नेशनल ई असेसमेंट यूनिट को। वो मैं फ्लो बाद में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। और वेरिफिकेशन यूनिट का काम क्या रहेगा? उन इंफॉर्मेशन जो कि रिसीव हुई है, काम करना, इंक्वायरी करना, वेरिफिकेशन करना, और वो रिकॉर्ड किसको भेजना? एनईएसी के थ्रू असेसमेंट यूनिट को भेजना। अब असेसमेंट यूनिट को फिर प्रॉब्लम हुई, टेक्निकल नॉलेज उसके पास इतना कंप्यूटेबल नहीं है कि वो कैपिटल गेन, आईसीडीएस या ट्रांसफर प्राइसिंग पे डिसीजन ले सके ताकि केस को असेस किया जा सके। तो वो ये रिक्वेस्ट रेज करेगा टेक्निकल यूनिट को थ्रू बाई एनईएसी कि भाई टेक्निकल यूनिट ये सारा काम उसको असिस्ट करेगी। एंड देन जो रिव्यू यूनिट है, जब असेसमेंट यूनिट सारी इंफॉर्मेशन के बाद में असेसमेंट ऑर्डर देगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, तो एनईएसी को ये पावर है, वो रिव्यू यूनिट को वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देगा और रिव्यू यूनिट उसको रिव्यू करेगी, कोई गलत तो नहीं है, मटेरियल जो साइटेशन है, मटेरियल जो चीजें हैं, एविडेंसेस हैं, वो सब इनकॉर्पोरेट किए गए हैं या नहीं किए गए, वो सब रिव्यू यूनिट देखेगा। अगर उसमें कुछ उसको फ्लो दिखता है तो वो वापस असेसमेंट यूनिट को भेजेगा एनईएसी के थ्रू। ये तो इन सब के किरदार रहे, जो 6 हमने बात की है कि अहम किरदारों की। अब ये इंफॉर्मेशन जाएगा कैसे? दिस विल बी अ मेन स्लाइड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। आप देखिए, इसके बाद में जो ये मूवमेंट होगा, मेन स्लाइड अब शुरू हो चुकी है और उसके बाद में फ्लो पूरा आने वाला है कि ये इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स पेयर की। टैक्स पेयर अब कॉन्टेक्ट किससे करने वाला? एनईएसी को। पर किसके थ्रू करने वाला? आप देख सकते हैं जो चैनल रहेगा टेक्नोलॉजी वाला, कि मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू एनईएसी से कॉन्टेक्ट करेगा। अब एनईएसी क्या करेगी? एनईएसी जो कॉन्टेक्ट करने वाली है 4 यूनिट से, जो हमने देखा। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये एक तरीके से मूवमेंट है कि किस तरीके पर फ्लो जो है मैं इस नेक्स्ट स्लाइड के बाद लेने वाला हूं। जो चारों यूनिट है उनसे कांटेक्ट करेगा कौन? एनईएसी। एनईएसी इन चारों यूनिट से कांटेक्ट करेगा, जो कि रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स के थ्रू मैनेज होगी, कंट्रोल होगी। इन असेसमेंट यूनिट्स के बाद जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो दी जाएगी असेसमेंट यूनिट को कि भैया इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, जो वो मेरे को किसको भेजनी है? असेसमेंट यूनिट को भेजनी है। तो ये असेसमेंट यूनिट से एनईएसी कांटेक्ट करेगा, वेरिफिकेशन यूनिट से करेगा, टेक्निकल यूनिट से करेगा, रिव्यू यूनिट्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। आप देखिए एरो दोनों साइड है, एक दूसरे को देंगे भी और लेंगे भी इंफॉर्मेशन। अब बात आती फ्लो कैसे होगा। फ्लो कैसे होने वाला है अब हम समझते हैं, और आफ्टर दिस स्लाइड जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, आप उस पर्टिकुलर थीम को समझ पाएंगे, उस पर्टिकुलर फीचर को समझ पाएंगे, जो कि एक बेस है फेसलेस असेसमेंट का। तो अब इस स्लाइड को मैं कंक्लूड करता हूं, क्योंकि देखो इसमें एक तरीके से फीचर क्या हुए? नो ह्यूमन इंटरफेस, कोई कहीं ह्यूमन नहीं आएगा, कुछ भी कहीं भी कोई भी इंटरफेस नहीं रहेगा। डायनेमिक जुरिसडिक्शन फ्रेंड्स, इसमें क्या रहेगा? डायनेमिक जुरिसडिक्शन, यानी एसएससी को मालूम नहीं रहेगा कि उसका केस कौन हैंडल कर रहा है। एनईएसी सारी रैंडम कैलकुलेशन करेगी, कंप्यूटराइज कैलकुलेशन होगी, और कौन सी असेसमेंट यूनिट को जाएगा वो किसी को मालूम नहीं रहेगा। और माइट पॉसिबल, आप माइंड इट कि आपका इस साल का असेसमेंट अगर एक असेसमेंट यूनिट कर रही है, तो हो सकता है दिल्ली में जो एसएससी बैठा है उसका असेसमेंट यूनिट अगर चेन्नई में बैठी हुई कर रही है, ये मालूम नहीं है किसी को भी, एसएससी को भी मालूम नहीं रहेगा और किसी को भी मालूम नहीं रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो चेन्नई की बजाय जयपुर की असेसमेंट यूनिट उसका असेसमेंट कर रही हो। तो ये डायनेमिक जुरिसडिक्शन है, टीम बेस्ड वर्किंग। आप देख सकते हैं 4 यूनिट है, आपस में मिलके काम करेगी और एक दूसरे को सहयोग करेगी। फ्लो अभी मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात की जाती है वो क्या है? जैसे कि टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी वो कहाँ जाएगा? टेक्निकल यूनिट के पास असेसमेंट यूनिट पहुंचेगी कि भैया मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गाइडेंस चाहिए, वो देगा। वेरिफिकेशन यूनिट के पास फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रहेगा, वेरिफिकेशन एग्जामाइन करने का, वो वेरिफिकेशन यूनिट करने वाली। इस तरीके से सारे एक यूनिट के पास फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रहेगा ही रहेगा फ्रेंड्स। नाउ मेन
slide flow of process under faceless assessment. Friends, be with me. we will try to understand the entire thing कि किस तरीके से ये प्रोसेस मूव होगा. आप देखिए, सबसे पहले बात की जाएगी इंफॉर्मेशन. जो नोटिस जाएगा वो जाएगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से. नोटिस जाने वाला है वो किसको जाएगा? वो जाएगा असेसी को. असेसी देखना, फ्लो देखना, एरो के साथ में मैं कोशिश कर रहा हूं फ्लो समझाने की. वो इशू ऑफ नोटिस जाएगा असेसी के पास और असेसी को 15 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा. पोर्टल पे ऑन हो जाएगा फीचर और रिप्लाई करना पड़ेगा थ्रू बाय ईमेल. और उस पोर्टल पे सबमिशन का ऑप्शन रहेगा और असेसी सबमिट करता है. अगर नहीं करता तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट का ऑप्शन भी रहेगा. अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो, अगर रिस्पॉन्स आता है नहीं आता है जैसा भी है वो इंफॉर्मेशन एनईएसी देखेगा. अगर नहीं करता तो बिना एक्स पार्टी असेसमेंट हो जाएगा. अगर सबमिट होती है इंफॉर्मेशन तो वो सबमिट होगी, किसके पास जाएगी? क्या असेसमेंट यूनिट के पास चली जाएगी? नहीं, वेट, वो एनईएसी के पास ही आएगी. एनईएसी अब इंफॉर्मेशन लेके क्या करने वाला है? जो सबमिट की गई है असेसी ने, एनईएसी अब क्या करेगा? एनईएसी अब इस इंफॉर्मेशन को सबमिट करने वाला है किसको? वो एक रैंडम कैलकुलेशन करेगा. रैंडम कैलकुलेशन के बाद में किसी भी रीजन में जो पर्टिकुलर एक असेसमेंट यूनिट है रैंडमली अलॉट होगी बेस्ड ऑन एनालिटिकल टूल्स. वो असेसमेंट यूनिट देखिए, नाउ नंबर 1 असेसमेंट यूनिट विल कम इनटू पिक्चर. उसके पास चला जाएगा सारा इंफॉर्मेशन और वो असेसमेंट यूनिट क्या करने वाली है? स्क्रूटनाइज करेगी डेटा को. स्क्रूटनाइज करके जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो अपने पास स्टोर करेगी. अब उसको ऐसा लगता है कि मेरे को और इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने स्क्रूटनाइज किया, बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत है एसएससी की. तो क्या वो एसएससी से सीधा कॉन्टेक्ट कर सकती है असेसमेंट यूनिट? नो. वो असेसमेंट यूनिट क्या करेगी? एनईएसी को रिक्वेस्ट देगी कि सर मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए. अब एनईएसी क्या करेगा? एनईएसी असेसी के पास कम्युनिकेशन करेगा, नॉट थ्रू फिजिकल कम्युनिकेशन. फ्रेंड्स, मैं फिर कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड थ्रू बाय ईमेल, एसएमएस और सॉफ्टवेयर. इन ड्यू कोर्स माइट वी हैव अ सॉफ्टवेयर गिवन बाय द डिपार्टमेंट, उसके थ्रू भी सबमिशन हो सकते हैं. तो असेसी से इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एनईएसी असेसी से कांटेक्ट करेगा और असेसी से बैंक स्टेटमेंट लेके वापस असेसमेंट यूनिट को दे देगा. अब लेट्स अज्यूम असेसमेंट यूनिट को अब प्रॉब्लम आ रही है कि एग्जेम्प्टेड इनकम है लैंड से बड़ी, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है. अब वो ये चाहता है कि वो वेरीफाई करे कि एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं. पहली बात तो लैंड है कि नहीं ये वेरीफाई करे. तो अब वो लैंड है कि नहीं उसके लिए कोऑर्डिनेशन किससे किया जाएगा? वेरिफिकेशन यूनिट से. अब वो वेरिफिकेशन यूनिट से कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? असेसमेंट यूनिट एनईएसी को बोलेगा और एनईएसी रिक्वेस्ट रेज करेगा वेरिफिकेशन यूनिट को कि भैया ये वेरिफिकेशन यू नीड टू गेट इट डन और इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए. अब वेरिफिकेशन यूनिट वहां जाके वेरीफाइड करेगी, एग्जामाइन करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन एनईएसी को देगी, एनईएसी वापस असेसमेंट यूनिट को देगा. नाउ जो सेकंड वेरिफिकेशन यूनिट है उसका काम भी ओवर हो गया. फर्स्ट असेसमेंट यूनिट हमने देखा, सेकंड वेरिफिकेशन यूनिट हमने देखा. नाउ थर्ड यूनिट विल कम इनटू द पिक्चर. अब असेसमेंट यूनिट को स्क्रूटनाइज करते करते एक एग्जम्पशन का क्वेश्चन आ गया 54F का, कैपिटल गेन का, कि भैया असेसी 54F के अंदर आप जानते हैं कि असेसी इन्वेस्टमेंट कर सकता है लॉन्ग टर्म गेन जो हुआ है उसके अगेंस्ट में एग्जम्पशन के लिए इन अ रेजिडेंशियल हाउस, एक रेजिडेंशियल हाउस में, बट उसके पास इन्वेस्टमेंट करते समय एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस होना नहीं चाहिए. ठीक है साहब, अब वो एक रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके अब उसने जो खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए 2 अपार्टमेंट खरीद लिए एक ही फ्लोर पे, 2 फ्लैट. अब बीच में से दीवार तोड़ दी साहब. अब दीवार तोड़ दी, अब वो क्लेम कर रहा है कि साहब ये तो एक ही रेजिडेंशियल हाउस है. अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है. अब असेसमेंट यूनिट उस पर कंफ्यूज है कि करें क्या. अब वो अब एनईएसी के थ्रू किसके पास पहुंचेगा? टेक्निकल यूनिट की, भैया मदद करो मेरी, टेक्निकल मेरे को कुछ केस लो दो, साइटेशन दो ताकि मैं इस केस को निपटा सकूं इफेक्टिव वे में. अब टेक्निकल यूनिट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू एनईएसी उस पर पूरा एनालिसिस करेगा और देखेगा अरे यहाँ तो कई हाईकोर्ट के डिसीजन है. एक हाईकोर्ट बोलता है कि अगर बीच में से दीवार हटा दी है, किचन एक है, तो वो एक सिंगल यूनिट मानी जाएगी. दूसरा हाईकोर्ट बोलता है कि दोनों का एक सिंगल एंट्रेंस होना चाहिए, तब वो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है. अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, साइटेशन अवेलेबल, टेक्निकल यूनिट डिसीजन देगा, रिपोर्ट देगा असेसमेंट यूनिट को कि सर आपके जुरिस्डिक्शन एरिया में आपके हाईकोर्ट का ये डिसीजन है, आप उसको फॉलो कर सकते हो. तो यहाँ असेसमेंट यूनिट का काम काफी हल्का हो गया, उसको इंफॉर्मेशन मिल गई है,
वो भी किससे? टेक्निकल एक्सपर्ट बंदों से। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि वो असेसिंग ऑफिसर कैपेबल होगा कि नहीं होगा, तो वो अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल यूनिट में एक्सपर्टाइज लोग ही बैठेंगे ना। वो टेक्निकल यूनिट इंफॉर्मेशन देगी कि भैया ये एक साइटेशन है, आप कोट कर सकते हो, ये केस लो है, ये कोट कर सकते हो। अब असेसमेंट यूनिट क्या करेगा? अब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जहां से आनी थी आ गई। अब वो असेसमेंट यूनिट अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कहीं से भी जहां से भी आनी थी, वो अब उसका नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा। यहां सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा कि इशू ऑफ नोटिस वाला, सेकंड किस तरीके से यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेशन करेगी, अभी फोर्थ यूनिट बाकी है। अब हम पहुंचते हैं कि नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या होगा। अब असेसमेंट यूनिट क्या करेगी? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एक असेसमेंट ऑर्डर प्रिपेयर करेगी। वेट, अब वो असेसमेंट ऑर्डर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर नहीं रहेगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रहेगा। वेलकम मूव। ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रहेगा कि वो किसको दिया जाएगा? एनईएसी को। एनईएसी आगे उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का क्या करेगा, वो फ्लो हम समझते हैं। देखिए, अब ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जिसके अंदर पेनल्टी की डिटेल्स भी, प्रोसीडिंग की डिटेल्स भी दे दी जाएगी, वो एनईएसी के पास पहुंचेगा। अब एनईएसी को ऐसा लगता है कि अभी ऑर्डर है ये ड्राफ्ट, इसको मेरे को रिव्यू करवाना है, और वो रिव्यू किससे करवाएगा? नाउ फोर्थ यूनिट विल कम इनटू द पिक्चर, दैट इज फोर्थ यूनिट, रिव्यू यूनिट। रिव्यू यूनिट क्या करेगी? उसको रिव्यू करेगी, देखेगी क्या प्रॉपर लॉ को एडहर किया गया है या नहीं किया गया, प्रॉपर केस लॉ रेफर किए गए हैं या नहीं किए गए, कहीं बियॉन्ड द टाइम लिमिट तो कुछ नहीं हुआ, या कुछ ऐसा रीजन रिकॉर्ड करने थे वो नहीं हुए, तो वो सारी चीजें देखेगी। रिव्यू यूनिट अगर ओपिनियन में है कि कुछ सजेशन है उसकी तरफ से जो मॉडिफाइड होने चाहिए, तो वो एक सजेशन देगी। अब वो सजेशन देने के बाद होगा क्या? वो सजेशन आ गए, यानी वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर अब चेंज होने वाला है। वो कैसे होगा? थ्रू बाई एनईएसी। एनईएसी को इंफॉर्मेशन जाएगी कि भैया ये चेंज होना है। अब एनईएसी क्या करेगा? एनईएसी के थ्रू ये सारा काम होने वाला है। यस सजेशन है, मॉडिफिकेशन है, यस है, तो वापस एक असेसमेंट यूनिट को वापस ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पहुंच जाएगा। माइंड इट, ये वो असेसमेंट यूनिट नहीं रहेगी जो इसने पहले ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया है। ये असेसमेंट यूनिट वो होगी जो अब नई असेसमेंट यूनिट होगी, और वो अब प्रॉपर उस जो सजेशन आए उन पे काम करेगी। क्योंकि जो पुरानी असेसमेंट यूनिट है, हो सकता है कि वो उसी तरीके से सोचे जैसा पहले सोचा था, इसलिए नई ऐसे वेलकम मूव है, ये भी नई असेसमेंट यूनिट ये काम करने वाली है। नाउ अब बात आती है कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना है, देन तो क्या होगा? एनईएसी के पास वापस जाएगा। अब एनईएसी देखेगी कि जो ऑर्डर है क्या कहीं हाई पिच तो नहीं हो रहा, यानी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब बोर्ड का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वो फॉलो किया जाएगा कि कहीं जो पॉइंट्स दिए थे जिनके बेस पे नोटिस दिया गया वो कवर हुए कि नहीं हुए, वो सब होने चाहिए, वो सब एनालिसिस एनईएसी करेगा अपने पार्ट पे। और अगर उसको अब ऐसा लगता है कि हाई पिच यानी एडिशन हो रहा है, प्रेजुडिशियल टू द एसएससी है, तो वो क्या करेगा? इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की एक कॉपी किसको भेजेगा? एसएससी को। वेरी वेलकम फ्रेंड्स। कई बार क्या होता था, हम भी जब फिजिकल असेसमेंट में जाते थे, हम डिस्कस किस बात पे कर रहे होते तो एडिशन किसी दूसरी बात पे हो जाता था। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं कि हम बात कैपिटल गेन की एग्जम्पशन थी 1038 की, हमारा डिस्कशन चल रहा था, एसएससी मान नहीं रहा था, जी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। एसएससी ने पूछा सर क्या हो सकता है मैक्सिमम? भाई इतना एडिशन हो सकता है, क्योंकि डिस्कशन इसी पे चल रहा है कि कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब तो वो भी हट गया है। नाउ अब हुआ क्या? जब असेसमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ तो वो तो एडिशन था ही था। अब उसने जो इक्विटी शेयर थे उनकी परचेज पे यानी कि सोर्स पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया, और वो भी एडिशन कर दिया। वेरी क्वांट्री सिचुएशन। अब एसएससी क्या करे? कई बार तो एडिशन इतना ज्यादा होता है। अब अपील पे आप कह सकते हैं, अपील में जब अपील में जाने के लिए 20% नीड टू सबमिटेड डिपोजिटेड विद द डिपार्टमेंट। वो 20% भी इतना ज्यादा होता था कि अपील करने की हिम्मत नहीं है। देन ये बड़ी सिचुएशन, तो अब क्या एक्सेप्ट किया जाए? तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया गया। अगर ऐसे कोई हाई पिच असेसमेंट है या एनईएसी को ऐसा लगता है, तो वो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देगा, शो कोज देगा कि भाई शो कोज दिया जा रहा है आपको, आप बताएं कि ये असेसमेंट ऑर्डर को फाइनल क्यों नहीं किया जाए, इसको फाइनल करते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अब एसएससी के पास वो पूरा देखेगा, उसको समझेगा क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट कंसिडर किए गए हैं हमारे, क्या एडिशन है। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, वो मेरे नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेने वाला भी हूं कि यहाँ पे पर्सनल हियरिंग का राइट भी क्लेम कर सकता है एसएससी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे सर पर्सनल हियरिंग यही आना है, अब तो पर्सनल हियरिंग ही करनी है। वेट फॉर ए वाइल। पर्सनल हियरिंग डजेंट मीन कि आप पर्सनली जाने वाले हैं, उससे मिलने वाले हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है, वो होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो चलती नहीं है, हमारे नेट ही नहीं आता है, क्या करें सर? अब तो ऑप्शन नहीं है। वेट,
उसका भी इलाज किया कि रीजनल जो ई असेसमेंट सेंटर रहेंगे वहाँ पूरी व्यवस्था की जाएगी। अगर आपका बाय द वे नेट नहीं चल रहा, वहाँ जाके भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्ड ओरली सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ रिस्पॉन्स, क्योंकि भाई अब कम्युनिकेशन से वैसे ई कम्युनिकेशन से समझ में नहीं आ रहा तो ओरली दे दीजिए आप। तो रिस्पॉन्स बाय द एसएससी, अब एसएससी कहता है साहब मेरे तो एक एडिशन ज्यादा हो गया, मॉडिफिकेशन चाहिए मेरे को। अब वो रिव्यू किया जाएगा किसके द्वारा, अगेन वो एनईएसी के थ्रू असेसमेंट यूनिट को पहुंचेगा। असेसमेंट यूनिट रिव्यू करेगी कि भैया ये क्या हुआ, अगर उसको लगता है वापस एनईएसी को भेजेगा चेंज करके, फिर वही प्रोसेस होने वाला है। नाउ अब अगर एनईएसी को या एसएससी को ऐसा लगता है कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना है तो क्या होगा, नो। और एनईएसी को ऐसा लगता है कि भैया अब जो ऑर्डर आया है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर वो फाइनल है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फाइनल ऑर्डर बना सकते हैं। और वो फाइनल ऑर्डर बना के किसको जाएगा, एक कॉपी जाएगी किसको, एसएससी को। एक और जो बाकी की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वो किसके पास जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को। यानी अब जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, माइंड इट, ये जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है जो आपके एरिया में है, जिसका जुरिस्डिक्शन आपको लगता है, उसके पास सारे सबमिट हो जाएंगे, वहां सेव हो जाएंगे। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं नाउ, एक बात ये है कि प्रिंसिपल कमिश्नर को पूरा राइट दिया गया, ये सारे रिकॉर्ड ट्रांसफर हो गए, असेसिंग ऑफिसर को पहुंच गए जुरिस्डिक्शनल। अब प्रिंसिपल ऑफिसर को क्या राइट दिया गया, कि उसको राइट दिया गया कि एट एनी स्टेज ऑफ द असेसमेंट अगर उसको लगता है नेसेसरी है तो वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को केस सौंप सकता है। अरे सर ये तो बहुत सही काम हो गया, अब तो प्रिंसिपल कमिश्नर अपना दोस्त का भाई लगता है, उसको बोलेंगे इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा, अब क्या करना है, वेट। ऐसा नहीं है, ऑल रीजन शुड बी रिकॉर्डेड। अरे सर वो रिकॉर्ड करवा देंगे, आप भी क्या बात करते हो, वेट फॉर ए वाइल। हाई लेवल रिव्यू कमेटी जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे वो इस पूरे जुरिस्डिक्शनल ट्रांसफर को रिव्यू करेंगे, हर एक चीज़ को, तो इतना आसान नहीं रहेगा। और फिर प्रिंसिपल कमिश्नर को भी अपना भी देखना है, वो कुछ नहीं करेगा ऐसा कि उस पर कोई दिक्कत आए। तो इस तरीके से आई बिलीव फ्रेंड्स आपको प्रोसेस समझ में आया होगा बड़े इफेक्टिव ढंग से कि किस तरीके से प्रोसेस मूव होगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू केयर। पर्सनल हियरिंग की मैंने बात की, जब मॉडिफिकेशन एसएससी को चाहिएगा, हाई पिच पे असेसमेंट हो गई या कोई पॉइंट एसएससी को समझ में नहीं आता तो वो डिमांड कर सकता है पर्सनल हियरिंग की, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एसएससी करेगा। नाउ असेसमेंट के अब फीचर की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पूरा फ्लो समझा है। पहले फीचर समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यानी इंटरफेस डिपार्टमेंट एसएससी के बीच में नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट है केवल नेशनल एनईएसी ही एक सेंटर पॉइंट रहेगा, वो हमने समझा। थर्ड पॉइंट है डायनेमिक जुरिस्डिक्शन, यानी पता ही नहीं लगेगा हमारा असेसमेंट कौन कर रहा है। फोर्थ पॉइंट हो गया कि इसका जो पूरा अलॉटमेंट का सिस्टम है वो रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, डाटा एनालिसिस के थ्रू। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, या कोई ऐसा नहीं होगा कि भैया किसको ट्रांसफर करना है असेसमेंट यूनिट को, वो तो एनईएसी डिसाइड करता है। एनईएसी में बैठने वाला जो बंदा है वो किसी को भी अलॉट कर सकता है, नहीं, ये कंप्यूटर डिसाइड करेगा। और असेसमेंट अब असेसमेंट यूनिट करेगी, ये वो आपका जुरिस्डिक्शनल वाला नहीं करने वाला। तो ये जो सेक्शन थे, अब सेक्शन अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इंटरफेस एलिमिनेट होने वाला है टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजी फिजिबल। ये बात जरूर लिखिए, ये हमें समझने वाली है। जैसे हम समझ टेक्नोलॉजी फिजिबल, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो कैसे होगा। जम्मू कश्मीर में अभी 2 महीने इंटरनेट बंद रहा, तो अब असेसमेंट होगा कैसे, ऐसी पोजीशन है तो टेक्नोलॉजी फिजिबल नहीं है, तो वहां ऐसा फिर इसमें एग्जम्पशन दी जा सकती है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, आप समझ सकते हैं। जब फेसलेस हो जाएगा 2/3 रिसोर्सेज ही इस पर्टिकुलर फेसलेस में काम आने वाले हैं, बाकी 1/3 जो है वो तो रिकवरी वगैरह में लगने वाले हैं। इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड सिस्टम एंड डायनेमिक जुरिस्डिक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर फ्रेंड्स। अब हमें करना क्या है, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ बिजनेसमैन, हमें सबसे पहला ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर अपने अपडेट करने हैं। अदरवाइज जो नोटिसेस आएंगे अब लव लेटर डिपार्टमेंट से आने वाले, वो फिजिकल नहीं आने वाले, वो ईमेल आईडी के थ्रू और मैसेज के थ्रू ही आने वाले हैं। इंप्रूव द ड्राफ्टिंग क्वालिटी, ये इंप्रूव करनी पड़ेगी, सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि जो ईमेल से दरा मोरली नहीं बता रहे, अगर वो नहीं समझा सके तो असेसमेंट भी हाई पिच हो सकता है। राइट, प्रिपेयर एंड सबमिट द प्रॉम्प्ट रिप्लाईज। बिल्कुल, विंडो कुछ समय के लिए ओपन होगा और कुछ समय के लिए ओपन होने के बाद वो बंद हो जाएगा। अगर टाइम पे सप्लाई नहीं किया, आप एडजॉर्नमेंट 1-2 बार 3 बार ले सकते हो, पर ऐसा नहीं है 1 बार 2 बार 3 बार, वो जेन्युइन केस होने चाहिए।
एक बार ले लिया, अब आप कहते हो सर दोबारा दे दो, दोबारा वो विंडो बंद हो गई, हो सकता है वो दे भी ना। फिजिकल में तो हम रिक्वेस्ट करके ले भी लेते थे, तो रिप्लाई टाइम पे जाने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास अच्छे स्कैनिंग इक्विपमेंट होनी चाहिए। सामने वाले को क्या क्या पढ़ने में आना भी चाहिए। पता लगा ब्लैंक ही स्कैन हो गया, काला स्कैन हो गया, समझ में नहीं आ रहा, तो वो एडिशन का काम करेगा, राइट। तो अब जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर हैं जिनके पास अब हमारे केस नहीं जाएंगे, वो क्या करने वाले हैं, वो कलेक्शन रिकवरी करेंगे। रेक्टिफिकेशन जो होना है वो भी उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में रहेगा, जो ऑलरेडी हमारे जो दिल्ली में बैठा हुआ, अगर मैं हूं, अगर मेरा जुरिस्डिक्शन दिल्ली में ही है, तो वो ऑफिसर, क्योंकि फेसलेस होगा तो चेन्नई में हो रहा है असेसमेंट, तो वो क्या करेगा, वो इन कलेक्शन रिकवरी में रहेगा, रेक्टिफिकेशन करेगा। अपीलेट ऑर्डर यानी हाईकोर्ट ITAT के जो अपील में जो डिसीजन आए हैं और इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा। प्रोसिक्यूशन यानी प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है उनको भी इम्प्लीमेंट करेगा। केसेस जो कवर नहीं है फेसलेस असेसमेंट में, उनकी भी बात कर लेते हैं। जो 153A है, सर्च के जो केसेस हैं, अदर बंदे के जो है उसका सर्च है, सर्वे है, वो नहीं कवर होंगे। माइंड इट 144 बेस जजमेंट और 147 यानी कि रीओपनिंग, वो दोनों कवर हो चुके हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन इसमें कवर नहीं होगा फेसलेस में। सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स इवेजन के केसेस नहीं कवर होने वाले। और जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट का जो एक्ट है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, वो इसमें नहीं आएगा। और ना ही जो प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है वो इसमें कवर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको ये फेसलेस का प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून, अवेलेबल रहूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ इन अ वेरी इजी वे। थैंक यू।